प्रिय छात्र छात्राओं, इसके पूर्व के व्याख्यान में हमने राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह होता है, राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की, इसके बारे में अमेरिकी संविधान में चर्चा की थी। अब आज हम राष्ट्रपति की जो पदच्युति कैसे की जाती है, उसको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद में राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति को अमेरिका में केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है और महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्टाचार या किसी घोर अपराध या कदाचार के आधार पर ही चलाया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा में कोई एक सदस्य या कुछ सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध उपयुक्त आधार पर आरोप लगा सकते हैं। उसके बाद ये आरोप न्यायिक समिति के पास जांच हेतु भेजे जाते हैं। जांच समिति के द्वारा प्रतिवेदन दिए जाने के बाद प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो प्रस्ताव तैयार करती है, जिसमें राष्ट्रपति पर लगाए गए जितने आरोप हैं उनका उल्लेख किया जाता है। ये प्रस्ताव बहुमत में पारित होने के पर सीनेट के पास भेजा जाता है और उसकी एक प्रति राष्ट्रपति को दी जाती है। सीनेट उसके बाद में सीनेट एक निश्चित समय पर इन आरोपों की जांच हेतु न्यायालय के रूप में बैठती है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधि आरोपों की पूरी जानकारी देता है। राष्ट्रपति को अपने बचाव हेतु स्वयं उपस्थित होने या वकील भेजने का अधिकार होता है। सीनेट पूरी छानबीन करती है और उसके बाद में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। लेकिन अब तक अमेरिकी संविधान में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया। एक बार 1972 में वाटरगेट कांड में ये चर्चा जरूर चली थी कि राष्ट्रपति निक्सन के खिलाफ महाभियोग का आरोप लगाया जाएगा। बिल क्लिंटन के समय भी इस तरह की चर्चा हुई थी, लेकिन फिर भी आज तक अमेरिका के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का कोई आरोप अभी तक नहीं लगा है और किसी भी राष्ट्रपति को इस आधार पर अपने पद से नहीं हटाया गया। राष्ट्रपति का उत्तराधिकार 1947 का राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम की दशा में रिक्त राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति उत्तराधिकारी होगा। यदि उपराष्ट्रपति इस पद पर उपलब्ध न हो तो प्रतिनिधि सभा का स्पीकर होता है। प्रतिनिधि सभा का स्पीकर भी न हो तो सीनेट का स्थायी अध्यक्ष होता है। फिर राज्य सचिव, वित्त सचिव, एक पूरी सूची है कि पुनर्निर्वाचन नहीं होता, इनमें से कोई भी व्यक्ति अवेलेबल होता है तो वो उसका उत्तराधिकारी होता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं? राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने में संविधान निर्माताओं को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। एक तरफ तो उनके सामने राज्यों के गवर्नरों के अधिकार थे, जिन्होंने शक्तिशाली शासक की किस तरह उन्होंने जनता की स्वतंत्रता छीनी थी। तो एक तो ये उनके सामने उदाहरण था। दूसरा उदाहरण उनके सामने परिसंघ का दुर्बल कार्यपालिका थी, उसके भी दुष्परिणाम उन्होंने देखे थे। इसलिए वो ऐसी कार्यपालिका का निर्माण करना चाहते थे जो सुशासन स्थापित करने में समर्थ हो, लेकिन तानाशाह जैसी स्थिति उसकी न हो। लेकिन आज परंपराओं के चलते हम देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जो गिनती है वो विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली पद के अध्यक्ष के रूप में हमें मिलती है और ये कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पूरे विश्व में कार्यपालिका अध्यक्षों में जितना शक्तिशाली है उतना कोई भी राष्ट्रपति, कोई भी कार्यपालिका अध्यक्ष नहीं है। तो राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं, कुछ हम पॉइंट्स के माध्यम से इसे देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कार्यपालिका शक्ति, पहली, राष्ट्रपति को विभिन्न क्षेत्रों में कार्यपालिका के संबंध में बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी मुख्य शक्तियाँ कार्यपालिका शक्तियाँ ही होती है, क्योंकि वो कार्यपालिका का ही अध्यक्ष होता है। तो सबसे पहले उसकी कार्यपालिका के क्षेत्र में शक्ति होती है कानून को लागू करना और व्यवस्था को बनाए रखना। संघीय कानूनों को लागू करना, कांग्रेस के द्वारा पारित अधिनियम हैं, संधियां हैं, उनका निष्ठापूर्वक पालन कराना, ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ये उसके विवेक पर निर्भर है कि वह कानून को कठोरता से लागू करता है या कम कठोरता से लागू करता है। कानूनों को लागू करते समय उसका यूएसए में व्यवस्था बनाए रखने का भी दायित्व होता है। इसलिए युद्धकाल और आंतरिक अशांति की स्थिति में वो स्वयं पहल कर सकता है और सेना का उपयोग भी कर सकता है। दूसरा उसका कार्यपालिका शक्ति है प्रशासन का संचालन करना। शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान में उपबंधों, राज्य के द्वारा की गई संधियां सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं, इस विषय में
प्रशासन का संचालन करता है, विभिन्न विभाग के अध्यक्ष और अधिकारियों को आदेश जारी करता है। वो ये देखता है कि जो विभिन्न नियम उपनियम हैं उनके आधार पर ही आदेश क्या है संचालित हो रहे हैं या नहीं। और तीसरा है उसका नियुक्तियां और पद से हटाने का अधिकार। विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्तियां करना वास्तविक करके वह अपनी वास्तविक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त करता है। कांग्रेस में अपना प्रभाव स्थापित करता है। नियुक्तियों को दो भागों में बांट सकते हैं हम उसकी, एक तो उच्च पदों पर की जाने वाली नियुक्ति और एक निम्न पदों पर की जाने वाली नियुक्ति। जो विभिन्न उच्च पदों पर जितनी नियुक्तियां की जाती हैं उसमें राष्ट्रपति को सीनेट के अनुसमर्थन की 2/3 अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। लेकिन निम्न पदों पर राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं वो नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं की जाती हैं, क्योंकि संविधान में निम्न पदों पर ऐसी कोई व्याख्या नहीं की गई है कि निम्न पदों पर नियुक्तियां किस तरह की जाएगी। इसके अतिरिक्त राजदूतों, वाणिज्य दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न आयोग के अध्यक्ष, सचिव, सेनाओं के अध्यक्ष, इनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है, जिस पर सीनेट के अनुसमर्थन की उसको आवश्यकता होती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सीनेट के अनुसमर्थन का जो महत्व है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उसके पीछे कुछ कारण है। वो है सीनेटीय शिष्टता कि अनेक संघीय पदों पर विभिन्न एक विशेष पद्धति के द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं कि यदि उस सीनेटर से राष्ट्रपति परामर्श, राज्य के सीनेटर से राष्ट्रपति परामर्श कर लेता है कि अमुक नियुक्ति की जानी है, उससे मंत्रणा कर लेता है और वो उस राज्य में उस नियुक्ति का समर्थन कर देता है उस राज्य का सीनेटर, तो राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है और सीनेट अपने सीनेटर के प्रति शिष्टता दिखाते हुए उस नियुक्ति को क्या है उसका अनुसमर्थन कर देती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों को देशद्रोह के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर अपने पद से हटा भी सकता है। कुछ एक अधिकार है उसका क्षमादान का अधिकार, अपराधियों को क्षमा करना, उनके दंड को कम करना, उनके दंड को स्थगित करना। ये राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति है कि या तो वो सभी अपराधियों को क्षमा कर दे, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध है। इस अधिकार का प्रयोग करने में कुछ प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध तो ये कि राज्यों की विधि के विरुद्ध यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो उसमें उसको वो समाधान नहीं दे सकता। दूसरा, महाभियोग के द्वारा यदि कोई व्यक्ति दंडित किया गया है तो उसको भी राष्ट्रपति समाधान नहीं दे सकता। एक कार्यपालिका संबंधी है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। कार्यपालिका अध्यक्ष होने के नाते परराष्ट्र संबंधों का संचालन का दायित्व भी राष्ट्रपति के पास में होता है, क्योंकि वो अमेरिकी विदेश नीति का प्रवक्ता होता है। कांग्रेस को समय समय पर भेजे गए संदेश के द्वारा वो महत्वपूर्ण घोषणा करता है जो कि अमेरिकी विदेश नीति का आधार होती हैं, इसलिए वो विदेश नीति का प्रमुख उद्घोषक भी है। विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान करना, विदेशी सरकारों के साथ संधि समझौते करना, विदेशों में बसे हुए अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण देना, ये सारे कार्य उसके हैं। सशस्त्र सेनाओं का प्रधान सेनापति वो होता है सर्वोच्च, इसलिए राष्ट्र की रक्षा का दायित्व उसके पास में होता है। युद्ध की घोषणा करने का अधिकार यद्यपि कांग्रेस के पास में, लेकिन फिर भी युद्ध का संचालन करना ये वो मतलब कांग्रेस को बाध्य कर सकता है, या कांग्रेस के सामने इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है कि कांग्रेस को युद्ध की घोषणा करनी पड़े। उसकी दूसरी शक्ति होती है विधायी शक्ति। शक्ति विभाजन होने के कारण अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप से तो राष्ट्रपति को विधि निर्माण के संबंध में कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो विधायी शक्तियों को प्रभावित अवेश कर सकता है और प्रभावित करने के उसके पास में कई तरीके हैं। एक तो कांग्रेस को संदेश भेज सकता है, वो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन वो आमंत्रित कर सकता है, वो निषेधाधिकार का प्रयोग करता है कि कांग्रेस के पास जितने भी विधेयक कानून बनने के लिए आते हैं, कांग्रेस बनाती है, तो कांग्रेस के वे दोनों सदनों में पारित होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर के लिए आते हैं और राष्ट्रपति उस पर अपने अधिकार का प्रयोग करके उसको प्रभावित कर सकता है। उसके पास में दो अधिकार होते हैं, एक तो जेबी निषेधाधिकार और दूसरा विलंबकारी निषेधाधिकार। जेबी निषेधाधिकार से तात्पर्य होता है कि अधिवेशन के दिनों में 10 दिन तक यदि 10 दिन में कोई अधिवेशन समाप्त हो जाता है
और वो विधेयक जो राष्ट्रपति के पास में साइन होने के लिए गए हैं उनको वो अपनी जेब में पड़ा रहने देता है, और 10 दिन निकल जाते हैं तो वो विधेयक अपने आप ही समाप्त मान लिया जाता है। और एक उसका है कि मंत्रिमंडल के निर्णय को वो माने न माने, ये उसकी स्वयं की इच्छा है कि वो मंत्रिमंडल के निर्णय को माने या न माने। इसके अतिरिक्त उसके पास में कुछ और शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि सकारात्मक विधायी शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका के माध्यम से करता है। वो व्यवस्थापन को प्रभावित करने के उसके पास में और भी साधन है। कांग्रेस के बाहर राष्ट्रपति की प्रभावशाली लॉबी होती है जो कानून निर्माण को लगातार प्रभावित करती रहती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति नियुक्त होने के बाद में ऐसे निम्न पदों पर जो हजारों नियुक्तियां वहाँ पर की जाती हैं, वो सारी जो नियुक्तियां हैं वो सारी नियुक्तियां क्या है उस समय राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस आधार पर वो कांग्रेस सदस्यों को प्रभावित कर सकता है। तीसरे प्रकार की उसकी शक्तियाँ होती हैं न्यायिक शक्तियाँ। सीनेट की सहमति से संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ करना, उनके दंड को स्थगित करना, ये उसका काम है। एक है उसके पास में दलीय नेता के रूप में राष्ट्रपति अपने दल का नेता होता है। इस रूप में उसके पास में बहुत सी शक्तियाँ होती है। वह दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन की नियुक्ति करता है, उससे विचार विमर्श करता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव एक दलीय व्यक्ति के रूप में होता है। इसलिए राष्ट्रीय कार्यपालिका के सर्वोच्च प्रधान होने के नाते उसकी जो स्थिति होती है वो दलीय नेता से ऊपर होती है, लेकिन फिर भी दलीय नेता से ऊपर होके वो राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। कि मतलब एक बार यदि राष्ट्रपति बन गया है तो वो राष्ट्र का प्रतीक है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, उसमें प्रभावशाली नेतृत्व और बुद्धिमत्ता है, तो वो पूरे राष्ट्र की जनता को प्रभावित कर सकता है, उस पर अपनी छाप छोड़ सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के पास में अनेक शक्तियां हैं जो उसकी शक्ति अब उसकी उसमें अभिवृद्धि करती हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।